गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय की बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का प्राणी शास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर वीएन पांडे स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पाचन तंत्र की बात कर रहे थे और हमने आहार नाल की संरचना डिस्कस किया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करते हैं कि आहार नाल के सिक्रीशंस या स्राव क्या क्या हैं, किन किन भागों से कौन कौन से जूसेज या रस स्रावित होते हैं, इनकी चर्चा आज करेंगे, क्योंकि पाचन क्रिया में इन जूसेज या इन रसों का बड़ा महत्व है। सबसे पहली बात तो पूरी की पूरी आहार नाल से म्यूकस नाम का पदार्थ स्रावित होता रहता है। ये एक म्यूकोपेप्टाइड कहलाता है, जिसमें म्यूसिन नाम का प्रोटीन होता है। ये पूरी आहार नाल में स्रावित होता रहता है। इसका मुख्य कार्य है आहार नाल को चिकना या लसलसा बनाए रखना तथा आहार नाल को सेल्फ डाइजेशन से बचाना। हम जानते हैं कि आहार नाल में कई तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम प्रोटीन आदि पदार्थों का डाइजेशन करते हैं। आहार नाल की कोशिकाओं की झिल्लियाँ भी प्रोटीन आदि की ही बनी हुई होती हैं। तो वो एंजाइम स्वयं अपनी आहार नाल की दीवारों को ही न डाइजेस्ट कर ले जाएं, नुकसान न पहुंचा दें, क्षति न पहुंचा दें, इसलिए ये म्यूकस एक परत बना देता है, जिसके कारण एंजाइम स्वतः आहार नाल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो आहार नाल के प्रारंभ से बात करते हैं। सबसे पहले मुख गुहा की बात करें। मुख गुहा में म्यूकस का सिक्रीशन तो होता ही है, इसके साथ ही साथ 3 जोड़ा लार ग्रंथियां सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स जीभ के नीचे पाई जाने वाली सबलिंगुअल, चीक्स में पाई जाने वाली सबमैक्सिलरी और कान के नीचे की तरफ पाई जाने वाली पैरोटिड, इस प्रकार से ये 3 जोड़ा ग्रंथियां, लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं। कुछ स्तनियों में इनकी संख्या 4 जोड़ा होती है। वहाँ नेत्रों के नीचे एक इंफ्रा ऑर्बिटल नाम की और ग्रंथि पाई जाती है, किंतु मनुष्य में ये 3 जोड़ा ही हैं। नाम रिपीट कर देता हूँ। कान के नीचे पैरोटिड, चीक्स में सबमैक्सिलरी और जिह्वा टंग के नीचे सबलिंगुअल। ये ग्रंथियां सलाइवा या लार नाम के पदार्थ का स्राव करती हैं। लार का अगर केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये 99.5% तो जल ही होता है। शेष पदार्थों में कुछ अकार्बनिक तत्व होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, इस प्रकार के इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। और साथ ही साथ सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल माना जाएगा। लार का पीएच 6.6 होता है। ये अम्लीय माना जाता है, थोड़ा सा अम्लीय पीएच है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चिकना बनाना, भोजन को लसलसा बनाना, जिससे उसको निगलने में सुविधा हो सके, भोजन में बैक्टीरिया आदि की वृद्धि को रोकना, थोड़ा अम्लीय माध्यम उसको रोक देता है, तथा साथ ही साथ भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च को माल्टोज में बदलने की प्रक्रिया करना, ये सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम करता है। अगर लार ग्रंथि के नियंत्रण की बात करें तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही नियंत्रित है। भोजन का देखना, भोजन की गंध या यहाँ तक कि भोजन का ख्याल भी लार उत्पादन के लिए पर्याप्त है। भोजन की चर्चा हो, भोजन का ख्याल हो, भोजन की गंध हो, भोजन का दृश्य सामने हो या इवन चित्र भी अगर सामने हो, तो इससे मस्तिष्क प्रेरित हो जाता है और लार का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है।
दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर मुंह में भोजन उपस्थित होता है तब भी लार का उत्पादन होता है। तो इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक तो साइकोलॉजिकल या न्यूरल फैक्टर और दूसरा फिजिकल फैक्टर, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ, मुंह में भोजन की उपस्थिति। दिन भर में 1 से 1.5 लीटर तक लार एक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड के आगे अगर बढ़ते हैं तो स्टमक आता है। स्टमक के सिक्रीशंस में एक महत्वपूर्ण तत्व है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगभग 1 pH का, अगर हम उसके नॉर्मलिटी कहें तो 0.1 N या pH 1, इस pH का HCl स्रावित होता है और ये HCl रक्त से उत्पन्न होता है। रक्त में क्लोराइड आयनों को बाइकार्बोनेट आयनों के से बदल दिया जाता है। तो इस तरह से रक्त में सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये स्टमक में स्रावित हो जाता है। ये क्रिया क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है, इसको हैमबर्गर फेनामेना भी कहते हैं। ये रक्त का पीएच संतुलित करने में भी काम आता है और इसी क्रिया के साथ ही साथ स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्रावित हो जाता है। दूसरा प्रमुख तत्व है जो स्टमक से सिक्रीट होता है वो है पेप्सिन। यहाँ चीफ सेल नाम की कोशिकाएं होती हैं जिनको जाइमोजन सेल कहते हैं और ये जाइमोजन सेल पेप्सिनोजन नाम के एंजाइम का स्राव करती है। तो म्यूकस, HCl और पेप्सिन, ये 3 प्रमुख उत्पाद स्टमक से हैं। स्टमक से प्रतिदिन लगभग 2 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस का स्राव हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस का उपयोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में होता है। यद्यपि गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम भी बनता है यहाँ पर, लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत अधिक नहीं हो पाती है क्योंकि अम्लीय माध्यम में वसा का पाचन नहीं हो पाता है। किंतु कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन यहाँ पर हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस HCl कर देता है और प्रोटीन की पेप्सिनोजन कर देता है। पाचन क्रिया की हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी मात्र सिक्रीशंस पर ही सीमित रहते हैं। तो इस तरह से पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स HCl और चीफ सेल्स पेप्सिनोजन स्टमक में सिक्रीट करते हैं। स्टमक के स्राव का नियंत्रण की बात करें तो ये 3 लेवल पर नियंत्रित होता है। ब्रेन के द्वारा, जिसे सिफेलिक कंट्रोल कहते हैं, स्टमक के स्वयं के द्वारा स्वयं का नियंत्रण जिसको गैस्ट्रिक कंट्रोल कहते हैं, और इंटेस्टाइन के द्वारा कंट्रोल जिसको डियोडिनल कंट्रोल कहते हैं। तो 3 प्रकार से स्टमक के जूस का स्राव नियंत्रित होता है। सिफेलिक कंट्रोल वेगस नर्व के द्वारा होता है। ब्रेन से वेगस नाम की तंत्रिका की शाखा स्टमक पर पहुंचती है और उसके स्टिमुलेशन से गैस्ट्रिक जूस का स्राव प्रारंभ हो जाता है। ये सिफेलिक फेज है। दूसरी अवस्था लोकल होती है। लोकल फेज 2 प्रकार की है, एक तो मैकेनिकल है और दूसरी हार्मोनल है। मैकेनिकल ये है कि जब भी स्टमक में भोजन पहुंचेगा तो स्टमक की दीवारों पर तनाव बनेगा, दबाव बनेगा और इस दबाव के परिणाम स्वरूप गैस्ट्रिक जूस स्रावित होने लगता है। ये मैकेनिकल फेज है। दूसरी हार्मोनल फेज कहलाती है। स्टमक स्वयं गैस्ट्रीन नाम के एक हार्मोन का स्राव करता है। ये गैस्ट्रीन हार्मोन स्टमक के द्वारा गैस्ट्रिक जूस के स्राव को प्रेरित करता है। और तीसरा कंट्रोल इसका डियोडिनल कंट्रोल या इंटेस्टाइनल कंट्रोल कहलाता है। जब भोजन स्टमक से पार हो करके डियोडिनम में पहुंचता है, पाइलोरिक वाल्व को पार कर लेता है, डियोडिनम में पहुंचता है, तो डियोडिनम से एंटेरोगैस्ट्रोन नाम का एक हार्मोन बनता है, स्रावित होता है।
एंटेरोगैस्ट्रोन स्टमक में पहुंचता है और वहां जा कर के ये गैस्ट्रिक जूसेस के स्राव को बंद करता है, कम करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेफेलिक कंट्रोल पॉजिटिव है, लोकल गैस्ट्रिक कंट्रोल पॉजिटिव है, जबकि डियोडिनल कंट्रोल निगेटिव प्रकार का कंट्रोल है। तो ये बात थी गैस्ट्रिक जूसेस की। और अब आगे बढ़ते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। इंटेस्टाइन में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक तो ब्रूनर्स ग्रंथि होती है जो कि डियोडिनम के भाग में सीमित रहती है, और दूसरी होती है क्रिप्ट ऑफ लिवरकून। क्रिप्ट ऑफ लिवरकून स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों भागों में पाए जाते हैं। तो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस में सबसे प्रमुख तो म्यूकस ही है, और ओवरऑल सिक्रीशंस को सकस एंटेरिकस कहते हैं। सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस द्रवीय फॉर्म है, और ये भी पूरे दिन में 2 लीटर 3 लीटर तक स्रावित हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। म्यूकस के अलावा सकस एंटेरिकस में कुछ अकार्बनिक आयंस पाए जाते हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन प्रमुखता से होते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर पीएच को क्षारीय बनाने का काम करते हैं, जो पहले से स्टमक का अम्लीय पीएच था उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से पेप्टिडेजेज नाम के एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे पाचन क्रिया के साथ। अमाइनोपेप्टिडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं। इंटेस्टाइन का जो स्राव है वो स्वयं इंटेस्टाइन के द्वारा स्रावित एक एंटेरोक्राइनिन नाम का हार्मोन है। इस एंटेरोक्राइनिन नाम के हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। जब इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचता है तो एंटेरोक्राइनिन का स्राव होता है, और एंटेरोक्राइनिन सकस एंटेरिकस के स्राव को प्रेरित करता है। इसके साथ ही 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं जिनके स्राव की बात भी कर लेते हैं। एक तो गाल ब्लैडर, जो कि एक तरफ लीवर से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पैंक्रियस। तो पैंक्रियस से एक नलिका निकलती है, एक नलिका जो लीवर से आती है गाल ब्लैडर से होती हुई निकलती है। दोनों नलिकाएं परस्पर जुड़ जाती हैं और फिर संयुक्त रूप से डियोडिनम में खुलती हैं। जहाँ पर ये खुलती हैं वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जब भोजन उपस्थित होगा तभी वहाँ पर स्राव को रिलीज करेगा। गाल ब्लैडर के स्राव को इंटेस्टाइन का ही एक हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि प्रेरित करता है। इंटेस्टाइन से सिक्रीट होकर के ये लीवर और गाल ब्लैडर को बाइल जूस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। पैंक्रियस के स्राव को नियंत्रित करने का काम भी इंटेस्टाइन के ही 2 हार्मोन करते हैं। एक हार्मोन सिक्रेटिन कहलाता है और दूसरा पैंक्रियोजाइमिन कहलाता है। सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन ये दोनों ही पैंक्रियस को पैंक्रियाटिक जूस स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो पैंक्रियाटिक जूस डियोडिनम में आकर के पहुंचता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंटेस्टाइन के आहार नाल के विभिन्न भागों से जो स्राव होते हैं उनके नियंत्रण कई स्तरों पर हैं। कहीं पर मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित है, कहीं पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रित है, और अधिकांश भागों में हार्मोन्स के द्वारा ये नियंत्रित होता है। बच्चों, अगले भाग में हम विभिन्न फूड प्रोडक्ट्स, भोज्य तत्वों के पाचन की क्रिया का अध्ययन करेंगे।